पाठ 3। भात की खुशबू आज भी याद है। बात उस समय की है जब मैं बुनियादी विद्यालय में पढ़ता था। ताजवीर मेरा पक्का दोस्त था। ताजवीर मुझसे लंबा था। वह पढ़ने लिखने में होशियार था। फिर भी वह मेरी नकल करता। मैं जैसा करता वह भी वैसा ही करता। मैं घर में पढ़ने लगता तो वह भी पढ़ने बैठ जाता। मैं घूमने निकलता तो वह भी पीछे पीछे आ जाता। यह बात और थी कि ताजवीर मेरी बहुत मदद करता था। हम दोनों एक दूसरे से अपनी बातें साझा करते थे। हम 1-1.5 घंटा पैदल चलकर विद्यालय पहुंचते थे। दूर दूर तक मोटर मार्ग नहीं था। गांव से कोई शहर जाता तो बूढ़े, बच्चे और जवान मुंह अंधेरे उसे विदा करने जाते। गांव में बनी चीजों की छोटी छोटी पोटलियां बनाई जाती थीं। इन्हें सिर पर उठाकर मोटर मार्ग तक छोड़ने के लिए जाने का काम हम बच्चों का ही होता था। उन दिनों शहर जाने वाले का सामान छोड़ना गर्व की बात समझी जाती थी। बदले में 50 पैसा या 1 रुपए का नोट मिला करता था। शहर से गांव आने वाली बस शाम को पहुंचाती थी। यही बस सुबह शहर लौटा करती थी। हमें बस देखने का मौका कभी कभी ही मिलता था। विद्यालय में आकर हम बताते थे कि इस बार की बस का नंबर फला फला था। मेरे गुरुजी हमारे ही गांव के थे। छोटा हो या बड़ा, गांव का हर आदमी उन्हें गुरुजी ही कहता था। गुरुजी के बाल पूरे सफेद हो चुके थे। वे मोटा चश्मा पहनते थे, खादी का कुर्ता और चौड़ी मोहरी वाला लंबा खद्दर का पायजामा, यही उनका पहनावा था। उनके कंधे पर हमेशा एक झोला टंगा रहता था। दाएं हाथ में लंबी छड़ वाला काला छाता उनकी पहचान था। वे कभी कभी उसे गर्दन के पीछे कुर्ते में खोस कर चलते थे। वे फल वाले पेड़ लगाते थे, क्यारी बनाते थे, जंगल जाकर लकड़ी काटते थे। जड़ी बूटियों का उन्हें अच्छा ज्ञान था। गांव की दुख तकलीफों में खड़े होते थे। शादी ब्याह में सबसे पहले और सबसे आगे खड़े रहते थे। दूर दूर तक वे अकेले पढ़े लिखे और संवेदनशील इंसान माने जाते थे। उनके सैकड़ों विद्यार्थी थे जिन्हें अक्षर ज्ञान देने वाले वे पहले अध्यापक थे। मेरे गुरुजी रिटायर होने वाले थे। वे अक्सर हमसे कहते, अरे तुम्हारे बाप दादाओं को भी मैंने पढ़ाया है, अब बहुत हो गया। अब तुम्हें पढ़ाने शहर से कोई नए मास्टर साहब आएंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि मास्टर कैसे होते हैं। हमें लगा कि गुरुजी यूं ही मजाक कर रहे हैं। रिटायर शब्द हमारे शब्दकोश में जो नहीं था, फिर वही हुआ जो गुरुजी ने कहा था। एक दिन अचानक मैंने सुना कि नए मास्टर जी आ गए हैं, राम रतन सिंह राव। इतना लंबा नाम भी किसी का हो सकता है। मैं चौंक पड़ा। नए मास्टर साहब गुरुजी के यहाँ ठहरे हैं। यह सुनते ही मैं दौड़कर गुरुजी के घर जा पहुंचा। ताजवीर मुझसे पहले वहाँ खड़ा मुस्कुरा रहा था। वह नए मास्टर साहब को पानी पिला रहा था। मुझे ताजवीर का मुझसे पहले वहाँ पहुँचना अच्छा नहीं लगा। वह शाम का समय था। खलिहान में गांधी आश्रम की नई दरी बिछाई गई थी। नए मास्टर साहब को हम बच्चों ने आसानी से पहचान लिया था। वे पैंट कमीज और भूरे चमड़े के जूते पहने हुए थे। ऐसे जूते मैंने पहली बार देखे थे। मास्टर साहब का रंग गोरा था। सिर के काले घुंघराले बाल थे। उनके पास चमचमाता हुआ सूटकेस था। वे कुर्सी पर बैठे हुए थे। हमारे गुरुजी पालथी मारकर जमीन पर बैठे थे। हमने पहली बार ऐसा आदमी देखा था जिसके चेहरे पर न दाढ़ी थी और न ही मूंछ। राम रतन सिंह राव मुझे पहली ही नजर में भा गए थे। पहले दिन उन्होंने हम सभी से हमारा नाम पूछा, घर परिवार के बारे में पूछा, कितने भाई हैं, कितनी बहनें, पिताजी क्या करते हैं, घर में और कौन कौन है। पहले दिन हम बच्चे अपने बारे में ही बताते रहे। छुट्टी का घंटा जब बजा तब पता चला कि सारा दिन बीत गया। मास्टर साहब की बाईं कलाई में सोने की घड़ी है, ताजवीर ने धीरे से मुझे बताया था। ताजवीर मास्टर साहब के बारे में बहुत सारी बातें बता रहा था, जैसे उनके पास क्या क्या है। वे ढेर सारी रंग बिरंगी किताबें लेकर आए हैं। उनके पास अखबार भी हैं। अखबार, यह शब्द मेरे लिए नया था। मैंने चाहकर भी ताजवीर से अखबार के बारे में नहीं पूछा। घर लौटा, खाना खाया, फिर मैं सीधे मास्टर साहब के घर की ओर चल पड़ा।
मास्टर साहब को गांव में एक खाली मकान रहने के लिए दिया गया था। नए मास्टर साहब आए दिन शहरों के किस्से सुनाते। उन्होंने हमें अखबार के बारे में भी बताया, बच्चों की पत्रिकाओं के बारे में बताया, सिनेमा के बारे में बताया, रेल के बारे में बताया। वे ही थे जिन्होंने हमें कैमरा दिखाया, दूरबीन दिखाई। गांव में तो ढिबरी और कांच की शीशी पर केरोसिन लैंप जलते थे। वे ही तो थे जो सबसे पहले लालटेन और गैस लाइटर लेकर गांव में आए थे। मास्टर साहब ने ही हमें बताया था कि शहर में आदमी आदमी को खींचता है। हाथ रिक्शा और साइकिल रिक्शा के बारे में उन्होंने ही बताया था। वे हर चीज का चित्र ब्लैक बोर्ड पर बनाते। उनके बनाए चित्र जीवंत तो नहीं होते थे, लेकिन हमें उस अनदेखी वस्तु की छवि बनाने में बेहद मददगार होते थे। उनकी बातों में जादू हुआ करता था। पढ़ाते पढ़ाते वे किस्से कहानियां सुनाने लग जाते। मुझे याद है उन्होंने कहा था कि एक दिन वह भी आएगा जब मशीन से नोट निकला करेंगे, जब दूर बैठे हुए आदमी साक्षात बातें कर रहे होंगे। वह दिन आएगा जब चांद पर भी शहर बनेंगे। फिर वहीं लौटते हैं जब मैं सीधा मास्टर साहब के घर की ओर चल पड़ा था। मैं दबे पांव मकान के मुख्य द्वार पर खड़ा था। कौन? मास्टर साहब ने भीतर से ही पूछा। मैं भाग जाने को हुआ। अरे मनोहर, तुम चले आओ, भागते क्यों हो? मास्टर साहब जैसे सब समझ गए थे। मास्टर साहब की रसोई में भात पक रहा था। भात की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। हम गांव वाले तो मोटा अनाज खाते थे। कभी तीज त्योहार में ही चावल बनता था, वह भी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का मोटा चावल। मैं मास्टर साहब के पास जो नई चीजें थी उन्हें देखने आया था। मुझे लगा था कि वे बड़े चाव से मुझे एक एक चीज के बारे में बताएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मास्टर साहब प्याज और मूली काट रहे थे, सलाद बना रहे थे। मैं तो चूल्हे की आग पर पक रहे भात की खुशबू को जोर जोर से सांस लेकर अपने भीतर सहेज रहा था। मैं लंबी सांसें लेते हुए आंखें बंद कर रहा था। मास्टर जी ने देख लिया। वे हंसते हुए बोले, खाना खाया कि नहीं? मैंने ना में सिर हिलाया। मास्टर साहब ने स्टील की 2 चमचमाती थालियां पानी से धोई। साफ कपड़े से पोंछते हुए दरी के ऊपर रख दी। भात पक चुका था। गांव में सभी के पास एल्यूमिनियम और कांसे की थालियां होती थीं। मैंने थाली उठाई और उसमें अपना चेहरा देखने लगा। मास्टर साहब ने बताया कि यह स्टील है, यह एक धातु है। अब मास्टर साहब एक एक कर अपनी चीजों के बारे में बताने लगे, लेकिन मेरा ध्यान तो भात पर ही था। मास्टर साहब ने दोनों थालियों में दाल भात परोसा। भात की खुशबू के सामने दाल कौन सी बनी थी यह जानने की मैंने कोशिश ही नहीं की। घर से भर पेट खाना खाकर ही मैं मास्टर साहब के घर की ओर चला था। इसके बावजूद मैंने छक कर दाल भात खाया। मैंने मास्टर साहब से पहले ही अपनी थाली चाट डाली थी। दोबारा परोसे जाने का कोई विकल्प नहीं था, यह मैं पहले ही देख चुका था। मैं उठा और मास्टर साहब के लिए धारे से 1 बाल्टी पानी भरकर लाया। दोनों पतीले और दोनों थालियां मैंने मांजी। मास्टर साहब मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मजेदार बात यह थी कि बर्तन मांजने का सही तरीका भी उन्होंने ही मुझे बताया था। मैं उछल उछल कर घर लौटा था। मैंने अपने पेट पर कई बार हाथ फेरा। गोल लोटे का आकार पेट पर उभर आया था। ताजवीर को मैंने सारा किस्सा सुनाया। ताजवीर ने कहा, कल से मैं भी आऊंगा। मास्टर साहब के खाना खा लेने के बाद जो भात बचेगा एक दिन तू खाएगा और एक दिन मैं खाऊंगा। मुझे उसका सुझाव मानना पड़ा। हम दोनों विद्यालय से तेज कदमों से घर लौटते, खाना खाते और मास्टर साहब के घर की ओर चल पड़ते। एक दिन धारे से पानी मैं लाता और ताजवीर बर्तन धोता। दूसरे दिन मैं बर्तन मांजता और धारे से पानी ताजवीर लाता। एक दिन बचा खुचा भात ताजवीर खाता। दूसरे दिन का भात खाने की बारी मेरी होती। आज ताजवीर विदेश में है। वह किसी बड़े होटल का सबसे बड़ा रसोइया है। मैं अध्यापक हूँ। तमाम किस्म के चावलों से बना भात खा चुका हूँ, लेकिन मास्टर साहब की रसोई में पके भात की खुशबू जैसे दिल दिमाग में आज भी ताजा है।